हे गाइस, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, सबका स्वागत है। एडवांस टैक्स एक छोटा सा चैप्टर, लेस देन 2 आवर्स, जिसमें आपके सारे प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स अलोंग विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ। हम इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, ये बात सच है कि हर अटेम्प्ट में एडवांस टैक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एडवांस टैक्स के जो प्रोविजंस हैं, स्पेशली इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C, वो थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशन होती है। तो इंस्टीट्यूट को अगर डिफिकल्ट पेपर बनाना होगा तो प्रॉब्लली दिस इज वन टॉपिक दैट दे कैन इनकॉर्पोरेट इन द क्वेश्चन पेपर। सो आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि एक बार इस सेशन को फटाफट एक ही बार में, एक सिटिंग में आप लोग पूरा कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे से भी कम का सेशन है। क्या क्या फीचर्स हैं गाइज इस सेशन में? सबसे पहले 100% सिलेबस कवरेज विद फुल अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2025। वैसे इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन ये हमारा एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है बताने का। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आफ्टर एवरी टॉपिक, ये हाँ बात सच है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एडवांस टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी विद प्रिजम्पटिव इनकम, सारी चीज़ें करवाई गई हैं। तो ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू 2 आवर्स। सबसे खास बात, कोई भी ऐड नहीं आएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। हर एक बच्चा जो मेहनत करना चाहता है उसके साथ राठी सर खड़े हैं, स्पेशली इन वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो बच्चों को ट्रिकी लगता है, टैक्सेशन। तो यहाँ पर कोई आपको परेशान नहीं करेगा, आपको बस अपना पूरा ध्यान सेशन पे रखना होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, इफ़ यू विश टू एनरोल फॉर रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, मॉक टेस्ट सीरीज, हार्ड कॉपी बुक्स, या कोई भी इन रिलेशन टू टैक्स, हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ई बुक्स तक भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमारे ऐप श्रेय राठी क्लासेस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप iOS यूजर्स हैं, आईफोन आईपैड रखते हैं, तो डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप एंड यूज द ORG कोड SRCL। अगर आप लैपटॉप या PC पर एनरोल करना चाहते हैं तो जस्ट गो टू www.shreyrathiclasses.com, वहाँ पर लॉगिन करिए, और लॉगिन कर कर आप लोग कोर्स सेक्शन में जाके, स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितना मेरे को प्रमोशन करना था मैंने कर लिया। नाउ एक वादा आप लोगों से चाहिए, दैट यू विल हैव टू शेयर योर फीडबैक आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर। एंड वंस, दोस्तों, जब भी आप अपना फीडबैक शेयर करते हैं, ये एक ना अच्छा लगता है हमें कि आप लोगों ने हमारे एफर्ट्स को सराहना दी। ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक हमेशा पॉजिटिव हो। अगर आपको लगता है कोई दैट देयर आर इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स, विल बी मोर देन हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट दोज एज वेल। ऑलराइट, सो विद दैट लिटिल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेक्चर, लेट्स गेट गोइंग, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, एग्जाम्स आने ही वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। एडवांस टैक्स, ये क्या सिस्टम है दोस्तों कि इसमें जो हमें प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है, लेकिन जैसे पिछले चैप्टर में जो इंसान पेमेंट करता था, वो पेमेंट करते वक्त TDS काट लेता था, या सेलर पेमेंट कलेक्ट करते वक्त TCS कलेक्ट कर लेता था। यहां पर 2 पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है, यहां पर सारा काम आपको खुद ही देखना है अपना। तो सरकार कहती है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट है तो आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, और इन इंस्टॉलमेंट्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अपन लोग सर ये जो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में लगेगा, ये तो बुद्धू बनाने वाली बात है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में TDS वगैरह कट जाता है, TCS कलेक्ट हो जाता है, और एडवांस टैक्स हमें खुद जाके जमा कराना है। तो आफ्टर ऑल हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही तो दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन जो फाइनल असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ईयर में ही होता है, कि फाइनल जो कंप्यूटेशन होता है वो तो प्रीवियस ईयर क्लोज होने के बाद ही हो सकता है। तो जो एडवांस टैक्स आप पे कर रहे हैं, दिस इज अ टैक्स लायबिलिटी विच यू एक्चुअली पे ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस, कि भैया मैं एस्टिमेट करता हूं कि साल भर में मेरी इनकम लगभग इतनी हो जाएगी, और इस लगभग वाली इनकम पर जो टैक्स बनता है वो इतना बनता है। तो दैट इज व्हाट आई विल हैव टू डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। तो कहते हैं लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कहते हैं इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड टैक्सेस। इट इज ऑल्सो नोन एज पे एज यू अर्न स्कीम। क्या बोला जाता है? पे एज यू अर्न स्कीम। That is, the assessee is required to pay tax during the previous year itself, though such income is chargeable to tax during the assessment year. क्या है पे एज यू अर्न स्कीम?
कहते हैं दो इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, लेकिन आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर में कमाते जाओ वैसे वैसे आप प्रीवियस ईयर में ही इन इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाओ। किन लोगों को फॉलो करना है, क्या किन लोगों के लिए कोई एक्सेप्शन है, तो व्हाट आर द इंस्टॉलमेंट्स, और इंस्टॉलमेंट्स में हमें कितना परसेंटेज पे करना है, वो सारी चीजें सीखेंगे। अगर हमने इंस्टॉलमेंट्स टाइम से टाइम पे नहीं करे तो कैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो सीखेंगे गाइस। In simple words, it is a tax payable on current income in installments during the previous year. Previous year में ही दोस्तों हम अपनी इनकम पर टैक्स दे देते हैं। तो जो लोग एक्चुअली में जो पूरे लॉ को ढंग से फॉलो करते हैं ना दोस्तों, उनका करीब करीब ऑलमोस्ट एवरी टैक्स सरकार के पास जा चुका होता है। असेसमेंट ईयर में तो वो मेजरली रिटर्न फाइलिंग करते हैं, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग करते वक्त जो अपन रिटर्न में अपनी इनकम दिखाते हैं और इनकम पर जो टैक्स होता है वो लगभग अपन प्रीवियस ईयर में ही पे कर चुके होते हैं। तो जो छोटा मोटा अमाउंट होता है दोस्तों, दैट इज व्हाट वी पे इन द असेसमेंट ईयर। अदरवाइज एवरी अदर टैक्स लायबिलिटी इज ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन द करंट ईयर इटसेल्फ, मतलब इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। Obligation to pay advance tax. Who is required to pay advance tax? कहते हैं advance tax shall be payable only when the amount of such advance tax payable by the assessee during the year is 10,000 or more. एडवांस टैक्स कब पेबल होगा दोस्तों? एडवांस टैक्स शैल बी पेबल अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की होगी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 8,000 रुपीज की आती है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस नहीं है। लेकिन अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा आती है, एग्जैक्टली 10,000 रुपीज भी होगी तो भी एडवांस टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ जाएंगे। सो माय फादर एजेड 63 इयर्स हैव अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मोर देन 10,000 रुपीज ऑफ हिज on his house property income, but I have never seen him paying advance tax. Is he correct? हाँ जी, यस, सरकार की तरफ से एक छोटा सा रिलैक्सेशन था। सरकार ने कहा कि अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, उन्हें सरकार ने एडवांस टैक्स के प्रोविजन से माफ कर रखा है। देखिएगा, यस, a resident senior citizen individual having no income under head PGBP is liable to pay advance tax. तो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन है और उनकी टैक्स लायबिलिटी न जाने कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसे 3 लाख रुपीज पर मंथ रेंट मिल रहा है, तो 3 लाख रुपीज पर मंथ का जो रेंट मिल रहा है, एंड द रेसिडेंट इंडिविजुअल विशेस टू फॉलो 115 BAC, 115 BAC। अब 3 लाख रुपीज पर मंथ का जो रेंट मिल रहा है, तो 3 लाख इंटू 12 करा तो आपका कितना निकल कर आया दोस्तों? आपका 36 लाख निकल कर आया। इसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है गाइस, तो 36 लाख में से दोस्तों 30% माइनस करने के बाद आपका निकल कर आता है 25.2 लाख रुपीज, 25.2 लाख रुपीज। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस गाइस, 20,000 रुपीज पर आपका टैक्स का कितना निकल कर आएगा? इसमें से 1,20,000 इंटू 0.3 प्लस 3 लाख रुपए इंटू 1.04, आपका टैक्स निकल कर आएगा 3,49,440, 3,49,440। ये आपका दोस्तों टैक्स अमाउंट निकल कर आएगा। लेकिन क्या इन्हें एडवांस टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करने हैं? नहीं गाइस, बट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो एडवांस टैक्स के प्रोविजंस। एडवांस टैक्स फॉलो नहीं करना, जबकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? लगभग 3.5 लाख रुपए आ रही है, but he is not required to follow the provisions of advance tax. Everyone clear about it guys? क्या सबको कंसेप्ट समझ में आया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है? सरकार ने कहा कि हर एक इंसान जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की, उनको एडवांस टैक्स के प्रोविजन फॉलो करने हैं। हाँ, एडवांस टैक्स में हमें कितना टैक्स देना है, कब तक देना है, नहीं देंगे तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, वो सारी चीजें अभी सिखानी है। लेकिन अभी तो बस हम लोगों ने ये सीखा है कि किन्हें एडवांस टैक्स फॉलो करना है और किन्हें एडवांस टैक्स फॉलो नहीं करना है। आओ भाई,
कंप्यूटेशन एंड ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 209 कहते हैं कंप्यूटेशन बाय द असेसी, कहते हैं द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये असेसी को खुद करना होता है। लेकिन सर हाउ डू यू एक्सपेक्ट द असेसी टू नो द प्रोविजंस? जो असेसी है वो एक इंजीनियर है, असेसी है वो एक डॉक्टर है, असेसी है वो एक पर्सन है जिसको टैक्सेशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तभी तो आप और मैं काम आएंगे ना गाइस। दैट इज व्हेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक अस आर गोना हेल्प देम आउट। सबको सब कुछ टैक्स के बारे में पता चल जाएगा तो अपनी रोजी रोटी का क्या होगा मेरे भाई। तो कहते हैं कंप्यूटेशन बाय द असेसी विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल ऑफ कोर्स। तो the amount of advance tax payable by an assessee on estimated current income shall be computed as under, कहते हैं estimate the total income, you will have to estimate the total income। आप अपनी टोटल इनकम को एस्टिमेट करो कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम, आप टोटल इनकम पर टैक्स कंप्यूट करिए अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट, अकॉर्डिंग टू फ्लैट रेट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट इज पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। अगर इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज एप्लीकेबल चालू हो जाता है ऑन एन इंडिविजुअल। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा। तो जैसे आप लोग नॉर्मली टैक्स लायबिलिटीज निकालना सीखिए, आप वैसी टैक्स लायबिलिटी निकालिए। इसमें से माइनस करिए एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89, टीडीएस, टीसीएस एंड एएमटी क्रेडिट, ये वाली चीजें आप माइनस कर लीजिए, बिकॉज टीडीएस इज आल्सो अ टैक्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। टीसीएस इज आल्सो अ टैक्स व्हिच हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। तो ये वाले अमाउंट आप माइनस करिए। और स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 4 इफ दैट इज 10,000 रुपीज और मोर, ये जो स्टेप नंबर 4 है ना, जो हम टीडीएस टीसीएस माइनस करते हैं फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड इन स्टेप नंबर 2, अगर ये वाला अमाउंट आपका 10,000 रुपीज और मोर है दोस्तों, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला, एडवांस टैक्स के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3 इज एडवांस टैक्स पेबल। ये टोटल इनकम आपको बता रहे हैं, टोटल इनकम क्या होती है, हम बचपन से सीख कर आए हुए हैं। कहते हैं टोटल इनकम मींस एस्टिमेट ऑफ इनकम लाइकली टू बी अर्न्ड अंडर 5 हेड्स माइनस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस माइनस डिडक्शंस अंडर चैप्टर्स 80C से 80U। तो दोस्तों वही टोटल इनकम मतलब पांचों हेड्स की इनकम, क्लबिंग ऐड करेंगे, सेट ऑफ लॉसेस करेंगे, जीटीआई आएगा, जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस करेंगे, तो वी विल अराइव एट टोटल इनकम। ऑलराइट, टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड शैल नॉट बी डिडक्टेड। अब ये क्या है सर, ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है टंग ट्विस्टर है राठी जी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची के चांदी रात में चांदी चौक में चांदी की चम्मच से चट्टी चटाई, ये क्या मतलब है? टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड शैल नॉट बी डिडक्टेड। लेट्स से अगर किसी इंसान को मेरा टीडीएस काटना था लेकिन उसने टीडीएस नहीं काटा और उसने मेरे को पूरी पेमेंट दे दी, तो क्या मैं माइनस कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस? द आंसर इज नो। सरकार ने क्या बोला कि राठी जी आप कैसे माइनस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, बिकॉज आपका टीडीएस कटा ही नहीं। अब मैंने कहा वो तो सामने वाले की गलती है ना, सामने वाले की गलती है, हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, लेकिन उसने तो आज आपको पूरी पेमेंट कर दी ना, उसने टीडीएस तो नहीं काटा, आपका टैक्स तो एक्चुअली सरकार के पास जाके अभी तक जमा हुआ ही नहीं है। तो आप किस बेसिस पे, जस्ट बिकॉज उसकी गलती थी उसका फायदा थोड़े ना मिल जाएगा आपको, उसकी गलती की वजह से आपको तो पूरा पैसा ही मिल गया। मैंने कहा हाँ बात तो सही, बस राठी जी इसकी बात मत बोलिएगा, मोदी जी ऐसा बोलते हैं। तो कहते हैं only if tax has been actually been deducted at source, the same can be reduced for computing advance tax liability of the payee. All right, आजा भाई एक क्वेश्चन करते हैं फिर पॉइंट नंबर 2 करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। Mr. Kumar, aged 43 years, provides you with the following information. Decide whether Mr. Kumar needs to pay advance tax or not. आपको बताना है कि क्या इनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे या नहीं। He does not wish to opt for 115 BAC, वो 115 BAC ऑप्ट नहीं करना चाहते। एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट इनकम, तो ये दोस्तों आपकी जो इनकम है ये मेरे को जीटीआई नजर आ रही है, विच इज कमिंग आउट टू बी 5.3 लाख रुपीज। एनएससी में जमा कराया, एनएससी में दोस्तों डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बट अप टू 1.5 लाख रुपीज। यहाँ तो हमने सिर्फ
20,000 जमा कराया तो आपका टोटल इनकम निकल कर आता है 5.1 लाख रुपीस। 5.1 लाख रुपीस पर टैक्स निकालिए गाइस। कहीं पर नहीं बोला गया दैट ही इज अ सीनियर सिटीजन और अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो आप अच्छा यहाँ पे एज ही बता दी गई है 43 इयर्स, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन है। तो दोस्तों आप नॉन सीनियर सिटीजन के हिसाब से टैक्स निकालिए। आपका टैक्स निकल कर आएगा 15,050 15,080 सॉरी 15,080 आपका टैक्स निकल कर आएगा, जिसमें से टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है 6,000 रुपए का। तो हम टीडीएस इज अ टैक्स, टीडीएस को कभी इनकम में से माइनस नहीं किया जाता दोस्तों, टीडीएस को हमेशा टैक्स में से माइनस किया जाता है। तो आपने 15,080 में से 6,000 रुपए हटा लिया तो आपका कितना निकल कर आएगा 9080 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा 9080। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? अब मेरे को बताइए, क्या कुमार भाई को एडवांस टैक्स के प्रोविजंस ऑप्ट करने की जरूरत है? नो एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस, नो एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस। क्यों? क्योंकि उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है दोस्तों वो 10,000 रुपए से कम की है। इनको कोई भी एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने मर्जी से जमा करा दो, अच्छी बात है। नहीं जमा कराओगे तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह लगाया जाता है दोस्तों वो नहीं लगाया जाएगा। मूविंग ऑन गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटेशन बाय द असेसिंग ऑफिसर। दोस्तों अगर इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंप्यूट योर टोटल इनकम तो आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हो और बोलते हो भैया तुम मेरी मदद करो इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड द एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस। जनरली ऐसा होता नहीं है दोस्तों, बट सरकार ने ये फीचर छोड़ रखा है कि असेसी एडवांस टैक्स ऑफिसर के पास जाएगा, बोलेगा भैया मैं एडवांस टैक्स देना चाहता हूं बट मेरे को ना मुश्किल ही हो रही है टू कंप्यूट माय टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तो वुड यू प्लीज हेल्प मी आउट। तो वो वाली चीज है। तो ऑन पेमेंट ऑफ अ सर्टेन फीस दोस्तों यहां पर द असेसिंग ऑफिसर विल हेल्प यू आउट। The assessing officer may determine advance tax on the basis of income declared by the assessee in past year's return or income computed by him in recent year, whichever is higher. देखो वो कोई ज्योतिषी इंसान नहीं है, वो भी आपकी ये देखेगा पिछले सालों की आपने कितनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, इस साल आपका क्या एस्टिमेटेड बनता है, उस हिसाब से जो उसे लगता है whichever is higher in order to make sure that there is no loss of revenue to the government, वो आपकी इनकम बताएगा। एंड पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 210(3) रिक्वायरिंग द असेसी टू पे एडवांस टैक्स। जो ऑर्डर होगा दोस्तों उस ऑर्डर में अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग अमाउंट लिखा होगा। द ऑर्डर शैल बी पास्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट नॉट लेटर देन द लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। कहते हैं लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी के बाद ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए ऑफ द करंट ईयर। मतलब 11 महीने निकल गए उसमें भी आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो सरकार ने कहा भैया फिर अब रहने ही दो, फिर आपके साथ अब इंटरेस्ट का ही व्यवहार रखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, he shall state the different installments in which the advance tax should be paid. वो ऑर्डर में क्लियरली बताएगा the different installments in which the advance tax should be paid. Next, the assessee can claim that his advance tax is less or higher than the amount computed by the assessing officer. If the officer is satisfied, he can revise his order under section 210(4). अगर एसएससी को लगता है कि सर जो आपने ऑर्डर पास किया उसमें मेरी इनकम कुछ ज्यादा ही दिखा दी है, इतना तो बिल्कुल भी एस्टिमेशन नहीं है, या फिर इनकम कम दिखाई है सर, मैं एक्सपेक्ट करता हूं मैं ज्यादा अर्न कर लूंगा इन दिस ईयर, then he can revise his order under section 210(4) and then you will have to pay advance tax according to the revised order. Then the assessee will have to pay advance tax accordingly. Alright guys, आजा भाई, अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे, दैट इज इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स। हमें कितना एडवांस टैक्स पे करना है और कब तक पे करना है। तो सबसे पहला आता है दोस्तों इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट सेक्शन 211। कहते हैं ऑल असेसीज other than assessee computing income on presumptive basis under section 44 AD and 44 ADA.
कहते हैं ऑल असेसीज अदर देन असेसी कंप्यूटिंग इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडीए में दोस्तों, उनके लिए सरकार ने कहा कि आपके लिए प्रोविजन नहीं है, आपके लिए अलग से हमने प्रोविजन बना रखा है ऑन द नेक्स्ट पेज, जो 44 एडी एंड 44 एडीए वालों के लिए यहां पर। ऑलराइट गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मतलब दिस इज फॉर ऑल दोज who are not opting for presumptive income under section 44AD and 44ADA. Now the question that arise कि सर presumptive income दो नहीं 3 sections में थी, 44AD, 44ADA and 44AE। तो सर आपने 44AE नहीं लिखा, क्या मिसप्रिंट है या 44AE will fall in the category of all assessees? Well done, good question guys. It will fall in the category of all assessees. तो यहां पर all assessees प्लस जो presumptive income फॉलो कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44AE, उनके लिए सरकार ने ये 4 इंस्टॉलमेंट्स रखे हुए हैं। However, in case of a person who is only opting for presumptive income under section 44AD and 44ADA, इनके लिए आप देखेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है। ऑलराइट, आइए गाइस, सबसे पहला ऑन और बिफोर 15th जून ऑफ द करंट ईयर, आपके लिए दोस्तों एक करंट ईयर कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखना है हमारे लिए जो करंट ईयर है दैट इज द प्रीवियस ईयर 2025-26। तो सरकार ने कहा लेट्स से दोस्तों कि अगर आपकी एस्टिमेटेड इनकम पर जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकल आती है दैट इज कमिंग आउट टू बी 80,000 रुपीज, आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है, ध्यान से देखिएगा, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी वो कितनी निकल कर आई दोस्तों, वो निकल कर आई 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस गाइस कि 80,000 रुपए की 80,000 रुपीज की जो आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसे सरकार ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, दैट हैज बीन डिवाइडेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया है। मतलब जो आपने टोटल इनकम निकाली थी फॉर द एंटायर ईयर, उस पर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 80,000 आई। तो सरकार ने कहा आपको 80,000 एक बार में जमा नहीं करवाना है राठी जी, आपको 15 जून तक 15 जून तक आपको 15% ऑफ योर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जमा कराना है। तो 80,000 का 15% कितना निकल कर आता है दोस्तों, तो बाय 15 जून मोदी जी का कहना है दैट यू जस्ट नीड टू डिपॉजिट 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए जमा कराने। हमने कहा बस, कह रहे हाँ जी, एक एक बार में थोड़ा थोड़ा करके लेंगे भैया, आप भी कमाते जाओ और देते जाओ, कमाते जाओ देते जाओ, इसीलिए तो हमने इसका नाम रखा है पे एज यू अर्न स्कीम। तो फिर उसके बाद 15 जून के बाद जो दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा दैट विल बी 15 सितंबर, 15 जून के बाद जो दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा दैट विल बी 15 सितंबर, और तब तक आपको कितना पे करना है, तब तक आपको 45% पे करना है। तो 45% कितना निकल कर आया दोस्तों, 80,000 का 45% 36,000, तो आपको 36,000 देना है। तो एक बंदा इतना भोला भंडारी जिसने पहले 12,000 रुपए पे कर दिए 15 जून तक, वो 36,000 रुपीज और पे करने जा रहा था, मतलब 12,000 वो दे चुका है, ही वॉज गोइंग एंड डिपॉजिटिंग 36,000 ऑन द 15th ऑफ सितंबर, जेब में 36,000 का चेक लेकर जा रहा था। अब मैंने उसे रोका, मैंने कहा क्या हुआ भैया, इतनी हबड़ तबड़ में कहा करे, अरे राठी जी रोको मत, आज 15 सितंबर है, आज आखिरी डेट है फॉर पेइंग द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मेरे को जाके जमा कराना है 36,000। मैंने कहा 36,000 क्यों, कह रहे अरे राठी जी आप सीए किस बात के बने हुए हैं, 80,000 का 45% जाके जमा कराना होता है ना। तो मैंने कहा पहले जमा नहीं करा, कर रहे हैं हम बिल्कुल टाइम के पाबंद हैं, हम टाइम से टाइम सारी चीजें करते हैं, हमें सब पता है हमें कब क्या करना होता है, आप मत बताइए, हम पहले 12,000 रुपए जमा करा चुके हैं। हम, मैंने कहा अरे बोले भंडारी, सरकार ने कहा है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में या सेकंड इंस्टॉलमेंट तक आपको 45% तक जमा कराना है, मतलब यू शुड डिपॉजिट अप टू 36,000 रुपीज बाय द 15th ऑफ सितंबर।
बट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज, आपने 12,000 रुपए तो पहले जमा करा दिए हैं ना, तो आपको अभी जो एक्चुअल में जाकर चेक काटना है, जो चेक बनाना है, वो 12,000 का नहीं बनाना है, वो 24,000, वो 36,000 का नहीं बनाना है, वो 24,000 रुपए पेमेंट करनी है। इसीलिए मैंने आपको रोका था, मेरे को लग ही रहा था आप हबड़ तबड़ में कहीं ज्यादा अमाउंट ना पे कर दें। कहते हो अच्छा, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा हाँ सोचिए, सोचिए भैया सोचिए। अब मेरे को आप लोग बताइए गाइस, अगले इंस्टॉलमेंट में व्हाट इज द अमाउंट दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड, नॉट द अमाउंट दैट इज ड्यू बाय द 15th ऑफ दिसंबर। तो 15th दिसंबर तक दोस्तों जो पे होना है दैट इज 75% पे होना है, करेक्ट। तो अगर 80,000 का अपन 75% दें तो कितना निकल कर आता है गाइस? 60,000 रुपीज निकल कर आता है, 60,000 रुपए निकल कर आता है, 60,000। अब जिसमें से जितना अमाउंट आप ऑलरेडी पहले डिपॉजिट करवा चुके हैं वो तो माइनस करेंगे ना गाइस। सो द अमाउंट दैट यू हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड इज 12 and 24। तो आप यहां पर कितना माइनस करेंगे गाइस? आप यहां पर माइनस करेंगे 36,000। तो 60,000 माइनस 36,000 आपका कितना निकल कर आता है? आपका 24,000 रुपीज निकल कर आता है, 24,000 रुपए निकल कर आता है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डिपॉजिट बाय द 15th ऑफ दिसंबर। उसके बाद दोस्तों अगला अगर अपन बात करें, द लास्ट इंस्टॉलमेंट विच इज 15th मार्च, जिसमें आपको कितना जाके जमा कराना है? 100% जाकर जमा कराना है। तो इन दैट केस आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी तो 80,000 होता है, तो आप वापस जाके 80,000 थोड़ी ना जमा कराओगे, 80,000 तक जमा कराना है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? You have to deposit 80,000 by the 15th of March, but the amount that has already been deposited, which is 12, 24 and 24, which makes it 60,000 rupees, आप 60,000 रुपए तो ऑलरेडी पहले जमा करा चुके हो गाइस। 60,000 रुपए आपने 12,000 यहां पर, 24,000 यहां पर और 24,000 यहां पर, दोस्तों ये तो आपने ऑलरेडी जमा करवा दिए हैं। तो आपको अब कितना जाकर जमा कराना है? आप 20,000 रुपए जाकर यहां पर जमा करवा दीजिएगा, 20,000 रुपए जाकर यहां पर जमा करवा दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, दिस इज योर अमाउंट पेबल गाइस, ये आपका अमाउंट पेबल है। Everyone clear about it guys? Everyone clear about it? तो 15 इधर देखिएगा, 15%, 45%, 75% and 100%. You will have to recall these limits and you will have to remember the dates also. These are important dates and important amounts payable, important limits guys, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब सर अगर हमने 12,000 जमा नहीं कराया, हमने से 5,000 जमा करवाया इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फिर हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जी हाँ, दैट इज व्हेन द इंटरेस्ट प्रोविजन विल बी मेड एप्लीकेबल। आइए गाइस नेक्स्ट, असेसी कंप्यूटिंग इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA। इनके लिए सरकार ने क्या बोला? एक ही इंस्टॉलमेंट है, एक ही इंस्टॉलमेंट है एंड दैट इज 15th मार्च। और 15th मार्च तक हमें कितना जमा कराना होता है? 100%। तो सरकार ने कहा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA, तो आपको एक ही बार अपना टैक्स जाकर, एडवांस टैक्स जाकर जमा कराना है, बार बार नहीं आना है, बार बार परेशान नहीं होना है। तो बेसिकली प्रिजम्पटिव इनकम वालों के लिए तो बहुत बड़ा रिलैक्सेशन आ गया, जहां एक नॉर्मल इंसान 4 बार जाकर अपना एडवांस टैक्स जमा कराता है, प्रिजम्पटिव इनकम वाले दोस्तों एक बार में ही फ्री हो लेते हैं। अब वो भी उन्हें कब तक कराना है दोस्तों? 15th मार्च तक करवाना है, क्योंकि 15th मार्च में दोस्तों आपको 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी जमा कराना होता है। तो यहां पर कहते हैं प्रिजम्पटिव इनकम एंड असेसी following presumptive income basis shall be required to pay advance tax of the whole amount in one installment on or before 15th March of the financial year. All right guys, यहां पर हमारा एक दोस्त क्वेश्चन भी पूछ रहा है जिससे जुड़ा हुआ हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया है। सर, in how many installments will a transport operator following presumptive income under section 44AE have to pay advance tax? कितने installments में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को देना है जो कि प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो कर रहा है अंडर सेक्शन 44AE? उसके लिए सरकार ने 4 इंस्टॉलमेंट्स ही रखे हैं, विच इज लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि ट्रांसपोर्टर वाले से तो सरकार ऑलरेडी वैसी दूर रहती है। ट्रांसपोर्टर वालों को पता नहीं 4 इंस्टॉलमेंट्स में क्यों फंसा रखा है।
जब जब मोदी जी या कोई इनकम टैक्स ऑफिसर ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से जाके बोलेगा भैया लाओ टैक्स जमा कराओ, लाओ टैक्स जमा कराओ, एडवांस टैक्स दो, वो तो परेशान करेगा। वो कहेगा लाओ ट्रक के सामने आओ, लाओ ट्रक के सामने आओ, लाओ ट्रैक्टर के सामने आओ, अभी देते हैं एडवांस टैक्स, एडवांस में कुटाई। लेकिन फिर भी whatsoever may be the provision you we will have to recall this, कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AE हैज टू पे एडवांस टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। आइए गाइस, नोट्स कहते हैं ऑल्दो द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज 15th मार्च, ऑल्दो द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या है 15 मार्च, बट एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स on or before 31st March, कहते हैं although the last date of payment of advance tax क्या है 15 मार्च, but any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall also be treated as, क्या उसे भी advance tax का दर्जा दिया जाएगा? The answer is yes, that will also be considered as advance tax। तो सरकार ने कहा भैया ये जो ड्यू डेट है वो तो निकल गई, उसके बाद जाके क्या जमा करा रहे हो? कह रहे सर अभी साल तो खत्म नहीं हुआ ना मोदी जी। हाँ, साल तो असेसमेंट ईयर तो 1 अप्रैल से चालू होगा। अब 15 मार्च आपकी आखिरी ड्यू डेट थी। अब कई बार भूल जाते हैं यार, हिंदुस्तानी है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है ना मोदी जी। तो हमने जाके 15 की जगह 18 को क्या जमा करा दिया? आप तो रूठे बैठे हुए हैं। कह रहे चलो ठीक है, अगर 18 को जमा करवाया तो मैं इसे एडवांस टैक्स का दर्जा तो दूंगा, आई विल कंसिडर दिस टू बी अ पार्ट ऑफ एडवांस टैक्स, बट मैं आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि 15 तारीख ड्यू डेट थी, 15 तारीख ड्यू डेट थी, आपने 15 तारीख तक जमा नहीं करवाया तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अरे मोदी जी 3 दिन का क्या ही इंटरेस्ट लोगे? कह रहे वो तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना इंटरेस्ट लूंगा, अभी तो बस ये समझ लो कि ठीक है मैं इसे एडवांस टैक्स का दर्जा दे रहा हूं, इवन व्हेन यू आर पेइंग द इंस्टॉलमेंट आफ्टर ऑल द 4 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू डेट्स आर गॉन, क्योंकि आखिरी ड्यू डेट 15 मार्च थी, आपने उसके बाद जाकर जमा करवाया, लेकिन असेसमेंट ईयर से पहले पहले। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज एडवांस टैक्स। हाउएवर the assessee will however be liable to pay interest on late payment under section 234C। next, if the last date of payment of any installment of advance tax is a day on which the receiving bank is closed, कोई छुट्टी पड़ गई दोस्तों, कुछ हो गया, रिसीविंग बैंक क्लोज्ड है, तो आप इमीडिएटली फॉलोइंग वर्किंग डे में आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब उसके अगले दिन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई 15 जून को कोई छुट्टी आ गई, या 15 सितंबर को कोई छुट्टी आ गई, 15 दिसंबर को कोई छुट्टी हो गई, तो आप उसके अगले दिन, अगले नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे में जमा करा सकते हैं। इन सच केसेस he will not be liable to pay interest, उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, he will not be liable to pay interest। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं मिस्टर करण इज फॉलोइंग प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस अंडर सेक्शन 44 AD। ध्यान से देखिएगा, करण कौन है दोस्तों? जो कि प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस फॉलो कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44 AD। he will be liable to pay 100% advance tax, he will be liable to pay 100% advance tax। उसे 100% advance tax कब तक पे कर देना चाहिए? by the 15th of March of the current year। तो 31st March नो, 15 September नो, 15 December नो, 15th March तक आपको पे कर देना चाहिए। नेक्स्ट, मिस्टर अजय इज 69 years, इज अ प्रोफेशनल। मतलब दोस्तों वैसे तो देखो सीनियर सिटीजन है, लेकिन प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है मतलब उनकी जो इनकम है वो पीजीबीपी चैप्टर में आती है, एंड क्योंकि पीजीबीपी चैप्टर में आती है, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा कि आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग नो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, he will not be required guys to opt for advance tax obligations, he is not required to follow the advance tax obligations। लेकिन यहां पर अजय भाई सीनियर सिटीजन तो हैं, लेकिन प्रोफेशनल हैं। नेक्स्ट, his receipts for the financial year 2025-26 are 56 lakhs, his income from profession is 8,80,000, he does not wish to follow default tax regime, he does not wish to follow default tax regime under section 115 BAC।
वो 115 बीएसी में दोस्तों डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स टू बी डिपॉजिटेड बाय द सेकंड इंस्टॉलमेंट शैल बी, अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स टू बी डिपॉजिटेड बाय द सेकंड इंस्टॉलमेंट शैल बी। अब मुझे बताइए दोस्तों, 8,80,000 रुपए की अगर इनकम है तो 8,80,000 रुपए पर टैक्स कितना बनता है? 8,80,000 रुपए पर टैक्स कितना बनता है दोस्तों? फटाफट बताइए, एवरीबडी हैज टू आंसर मी अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड ही इज अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो 8,80,000 पर जो टैक्स बनता है वो आपका बनता है, एक सेकेंड, टैक्स बनता है 92,040, 92,040 आपका टैक्स बनता है, जिसमें 3,80,000 रुपए पर 3,80,000 रुपए पर दोस्तों आपने 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 20% लगाया। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। 12,500 थोड़ा ऐड होगा, 10,000 ऐड होगा ना, तो 3,80,000 इंटू 20% प्लस 10,000, 86,000 इंटू 1.04, 89,440। मैंने 12,500 जोड़ दिया, जबकि ये सीनियर सिटीजन है गाइस, तो 18 मतलब पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से अबव 20%। तो आपका जो टैक्स निकल कर आया इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बेटा सिद्धांत निकल कर आया 89,440। तो व्हाट इज द अमाउंट दैट वी नीड टू पे बाय द सेकंड इंस्टॉलमेंट? सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमें कितना पे करना होता है दोस्तों? वी हैव टू पे 45%। तो इसका 45% आपका निकाल कर आएंगे तो निकल कर आएगा 40,248, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपको कितना पे करना होता है बाय द सेकंड इंस्टॉलमेंट? यू हैव टू पे 45%। तो आपने 45% निकाल दिया गाइस। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? नाउ वी हेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर गाइस। क्या बात कर रहे हो राठी जी? हाँ जी, ये देखिए 234A तो सॉरी 234B 234C ये खत्म करते ही दोस्तों एक छोटा सा प्रोविजन रह जाएगा, प्रोविजो टू सेक्शन 234C, और आपका चैप्टर खत्म, राउंडिंग ऑफ रह जाएगा दोस्तों। राउंडिंग ऑफ तो इज अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। मुझे लगा मैं स्लैब रेट भूल गया। नहीं नहीं, आप स्लैब रेट नहीं भूले, मेरे से क्लरिकल एरर हो गया। अब दोस्तों इंटरेस्ट की पेमेंट निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है बेसिकली फॉर नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, डिलेड पेमेंट। नॉन पेमेंट मतलब पेमेंट ही नहीं करी और एडवांस टैक्स की ड्यू डेट निकल गई। शॉर्ट पेमेंट मतलब कम पेमेंट करी और आपकी ड्यू डेट निकल गई। और लेट पेमेंट है दोस्तों, लेट पेमेंट है जहां सरकार ने बोला कि भाई साहब जो ड्यू डेट थी वो निकल गई, उसके बाद जाकर जमा करवाया। तो इन अंडर सेक्शन 234B एंड 234C इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन टू यू। अब इधर ध्यान से देखिएगा, स्कूल में रिले रेस खेली है कभी आप लोगों ने? रिले रेस कह रहे हैं, अरे सर फेवरेट होती थी वो ना, टीम बन जाती थी और टीम में 4 साथी होते थे या 2-3, जैसे भी आप लोगों के स्कूल में कराते होंगे, जिसमें पहले एक बैटल लेकर भागते थे, लकड़ी का टुकड़ा जिसे अपन बोलते हैं, फिर वो दूसरे को पास करता था, दूसरा तीसरे को पास करता था और चौथा वाला स्प्रिंट मार के फिनिश लाइन को क्रॉस करता था। याद है रही दोस्तों रिले रेस? वैसे ही दोस्तों यहां पर इन दोनों सेक्शन ने रिले रेस खेला है। इन दोनों सेक्शन ने क्या करा है दोस्तों? रिले रेस खेला है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों मैं दोनों सेक्शंस को कवर अप करवाऊंगा, ठीक है ना गाइस? और इस तरीके से कवर अप होगा कि आप लोग कहोगे राठी जी वाह, चाहे इस एग्जाम्पल को समझने में वी माइट टेक 20 to 25 मिनट्स, इतना बड़ा एग्जाम्पल बनेगा, लेकिन जब एग्जाम्पल खत्म होगा तो मेरी तरफ से सारे प्रोविजंस खत्म हो चुके होंगे एंड देन यू विल बी रेडी टू सॉल्व आउट क्वेश्चंस। आ जाओ भाई, इधर ध्यान से देखिएगा। लेट्स से दोस्तों हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है गाइस, वो कौन सा है? 2025-26 है। प्रीवियस ईयर में दोस्तों आपके 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो ये मेरा पूरा प्रीवियस ईयर है दोस्तों, ठीक है ना? ये मेरा बड़ा सा प्रीवियस ईयर मैंने बना दिया है। और जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं गाइस। सबसे पहला 15 जून, 15 जून। मेरे को चैट बॉक्स में बताइए एवरीबॉडी कि 15 जून तक मेरे को कितना % पे कर देना है।
फिर उसके बाद आता है दोस्तों 15 सितंबर, %45। फिर आता है आपका 15 दिसंबर, %75। और लास्ट में आता है 15 मार्च, %100। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये आपके 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं गाइस, दीज आर योर 4 इंस्टॉलमेंट्स। और इन 4 इंस्टॉलमेंट में एवरीबडी यू विल हैव टू पे, आपको क्या जाकर पे करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एडवांस टैक्स जाकर पे करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 1,00,000 रुपए की है, 1,00,000 रुपए की है, तो आपको यह भी बता दो दोस्तों कि आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी पर इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में हमें कितने तक पे कर देना चाहिए। देखना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त बड़ा ध्यान से करना है दोस्तों। तो इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, तो फटाफट निकाल दो गाइस, 1,00,000 का 15% 15,000, हमें इस तारीख तक 15,000 पे कर देना चाहिए, इस तारीख तक 45,000 पे कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं एडिशनली 45,000 पे कर देना चाहिए, मैं कह रहा हूं इस तारीख तक 45,000 पे कर देना चाहिए। तो अगर पहले 15,000 पे कर दिए तो 30,000 और पे कर दो, तो टोटल आपका बाय 15 सितंबर 45,000 हो जाएगा। 1,00,000 का 75% 75,000 इस तारीख तक जमा करवाइए और 1,00,000 रुपए इस तारीख तक जमा करवाइए। ये आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई दोस्तों फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर 2025-26। अब सरकार ने कहा कि अगर आपका एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन द लिमिट्स 15,000, 45,000, 75,000, 1,00,000, अगर लेस देन द लिमिट्स है, देन यू विल बी लायबल टू इंटरेस्ट। फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अंडर सेक्शन 234C। तो जब आप प्रीवियस ईयर में कोई डिफॉल्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर 2025-26 जिस साल के लिए हम एडवांस टैक्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम इस साल कोई डिफॉल्ट करेंगे तो इस साल जो दोस्तों रिले रेस में भागेगा, तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाता है दोस्तों, दैट इज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 234C, नॉट 234B। मैं आपको बताऊंगा बी कब लगेगा, अभी पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो प्रीवियस ईयर 2025-26 में अगर हमने कोई शॉर्ट पेमेंट किया, डिलेड पेमेंट किया या नॉन पेमेंट हुआ, then interest under section 234C will be made applicable. Let's say दोस्तों the advance tax paid, ATP advance tax paid, पहले इंस्टॉलमेंट में आपने 8,000 रुपीज पे किया हुआ है, दूसरे में यहां तक आपने 37,000 पे किया हुआ है, तीसरे में लेट्स से आपने 62,000 पे किया हुआ है, और चौथे में अगर आपने यहां तक 84,000 पे किया हुआ है। ऑलराइट गाइस, एवरीबॉडी, ये सरकार को मतलब मैंने पे किया, पहले 8,000 जाके पे किया, फिर मैंने 29,000 और पे किया, तो टोटल मेरा 37,000 हो गया। मैंने 37 और नहीं पे किया था, मैंने यहां पर 8,000 पे किया और फिर मैंने 29,000 और पे किया, तो टोटल मेरा 37,000 निकल कर आया। फिर मैंने 37,000 में से 62 मतलब 25,000 रुपए और पे किया, तो मैं 62 पर पहुंचा, और 62 के बाद मैंने 22,000 और पे किया, तो मैंने 84,000 रुपीज तक पहुंचा। सो द टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी वाज 1,00,000 रुपीज। हाउएवर द एडवांस टैक्स पेड, जितना मैंने पे किया वो मैंने 84,000 तक ही पे किया गया, और मैंने अलग अलग इंस्टॉलमेंट तक कितना पे कर दिया मैंने ये भी बता दिया। तो सरकार ने कहा भैया डेफिशिएंसी निकालो, कि भैया जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो तो उसी अमाउंट पर निकाला जाएगा ना जो आपने अमाउंट पे नहीं किया। तो 15,000 पे कर देना चाहिए था, आपने 8,000 पे किया है, तो आपने 7,000 रुपए कम पे किया है। आपने 45 में से 37 पे कर दिया, तो आपने 8,000 कम पे किया है। 75 में से 62 पे किया है दोस्तों, तो आपने 13,000 रुपीज शॉर्ट पे किया है, और 1,00,000 की जगह 84,000 पे किया है, तो आपने 16,000 शॉर्ट पेड है। अब हमने कहा भैया क्या इंटरेस्ट कितना लगेगा, थोड़ा बहुत ही लगाना। मोदी जी ने कहा तो थोड़ा बहुत ही लगाएंगे, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर 3 मंथ फॉर द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा क्या मतलब, ये क्या बोल गया? कहते हैं मोदी जी
अगर 15 जून तक आपने 15% जमा नहीं करवाया, 15 जून तक अगर आपने 15% जमा नहीं करवाया, तो सरकार ने कहा अगर 16 जून आ गई तो हम इंटरेस्ट एक दिन का नहीं लगाएंगे। हाँ, मैंने कहा पता है आप एक महीने का लगाएंगे। कह रहे नहीं, हम एक महीने का भी नहीं लगाएंगे। मैंने कहा फिर? कहते हम 3 महीने का लगाएंगे। मतलब सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि आपका जब प्रीवियस ईयर में जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकल गई और आपने कम पे किया या पे ही नहीं किया या डिले पे किया, देन इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज फॉर 1 डे और 1 मंथ, इट विल बी चार्ज टिल द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो मोदी जी? कह रहे हैं हाँ, लोग ना एडवांस टैक्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। द एडवांस टैक्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो इतना सब्सटैंशियल इंटरेस्ट चार्ज होता है। मतलब अगर आप एक दिन भी लेट हो गए, लेट्स से आपको बाद में पता चला, ध्यान से देखना, आपने 8,000 रुपए तो 15 तारीख तक जमा करवाया था, लेकिन 16 तारीख पर आपके प्रोफेशनल ने आके बताया अरे नहीं नहीं 8,000 नहीं है, ज्यादा है, आप ऐसा करो 7,000 और जमा करा दो, 10,000 और जमा करा दो, सेफ साइड पे थोड़ा ज्यादा ही जमा करा दो। लेकिन अगर आपने जाके वो 16 तारीख को जमा कराया, एक दिन भी लेट हो गए तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा गाइस, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कितना लगेगा पहले इंस्टॉलमेंट में दोस्तों? पहले केस में 3%, फिर दूसरे केस में लेट हो गए तो सरकार ने कहा देखो 15 सितंबर से 15 दिसंबर, यहां पर 3%, फिर तीसरे वाले में लेट हो गए तो कहते हैं 15 दिसंबर से 15 मार्च, यहां पर 3%। और हमने कहा अगर 15 मार्च का लेट हो गए तो 15 मार्च से 31 मार्च। हमने कहा क्यों, यहां पर 15 जून क्यों नहीं ले लेते? कह रहे रिले रेस है ना। हमने कहा क्या मतलब? कह रहे हैं जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है तो यहां से रिले रेस में आगे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा वो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B कैलकुलेट करा जाएगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B में कैलकुलेट करा जाएगा। तो यहां पर अगर आपने जो रिमेनिंग 16,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए है, जो रिमेनिंग 16,000 रुपए वो भी तो आप कभी ना कभी जाकर जमा करवाओगे। तो लेट्स से इफ दैट अमाउंट इज डिपॉजिटेड ऑन द 15th, या मैं 15th नहीं लेता, हर जगह 15 हो रहा है, दैट अमाउंट इज डिपॉजिटेड ऑन द 19th of July 2026, तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 234B from first April of the assessment year, 1st April 2026 till to 19th July 2026। और यहां पर जो इंटरेस्ट निकाला जाता है अंडर सेक्शन 234B is at the rate 1% per month or part of the month, 1% per month or part of the month from 1st April से लेकर 1/4 of assessment year till the date of payment, or in this scenario what is the date of payment guys? The date of payment in this scenario is 19/7/2026। तो पहले मैं एक बार 234C को क्लोज करता हूं गाइस, उसके बाद 234B पर आएंगे। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में कितना परसेंट लगेगा? फ्रॉम 15 मार्च टू 31 मार्च 16 दिन ही है, बट क्योंकि 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ होता है तो यहां पर 1% लगेगा। अब हम मोदी जी के पास पहुंचे। मोदी जी, माना हमने जो एडवांस टैक्स पे किया वो हमारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी से कम था, लेकिन हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम कम पे करें। कैसे इंटेंशन नहीं था? मोदी जी कहते मोदी जी जो आपने एक कानून बनाया इसमें आप कहते हैं एस्टिमेट करिए। अब 15 जून को साल का भी 2.5 महीना निकला है। 1 अप्रैल से साल चालू होता है, 1 अप्रैल से 15 जून को आके आप हमारे सामने खड़े हो गए, बोलिए एडवांस टैक्स जमा कराइए। अब एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए आपने कहा अपनी इनकम एस्टिमेट करो। अब 15 जून आया था, मतलब साल का 2.5 महीने निकला और आप मेरे से कह रहे हैं कि एक बार के लिए कंप्यूट कर लो कि साल में आप कितना कमा लोगे। तो इस केस में एस्टिमेशन तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। अब आप भी लॉजिकली सोचिए ना, आप हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो भी 3% का। अगर हम एक भी दिन लेट हो जाते हैं या शॉर्ट पेमेंट हो जाती है तो ये कितना बड़ा हमारे लिए नुकसानदायक बात है।
हाँ या ना? हमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 15 सितंबर को आके कहते हैं 45% पे करिए। अरे भैया 45% 45,000 था, लेकिन जो हमने 15 सितंबर को एस्टिमेट कर रखा था उस हिसाब से 37,000 था। तो हम गलत नहीं है। जस्ट बिकॉज हमने बाद में जाकर जनवरी फरवरी मार्च में हमारी सेल अच्छी हुई, और जनवरी फरवरी मार्च में हमारी सेल अच्छी हुई, उस वजह से हमारी इनकम बढ़ गई। अब इनकम जब बढ़ती है तो इनकम पे जो टैक्स निकला वो तो पूरे साल का आप कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इनकम एस्टिमेट कर रहे थे लगभग लेट्स से 12 लाख रुपए, अब फाइनली इनकम हमारी 14 लाख की हो गई, तो हमारी कोई गलती थोड़ी ना इसमें। हमें तो उम्मीद 12 लाख की थी, हमने मेहनत ज्यादा करी, कुछ अच्छे ऑर्डर आ गए, इस वजह से 14 लाख हो गई। अब 14 लाख की वजह से आप हमारे पहले इंस्टॉलमेंट पे कह रहे हैं 3% का इंटरेस्ट, दूसरे इंस्टॉलमेंट पे 3% का इंटरेस्ट, तीसरे इंस्टॉलमेंट पे 3% का इंटरेस्ट। अरे 15 जून 15 सितंबर में तो आधा साल भी नहीं निकला था। क्या बंदे की बात में दम है? क्या बंदे की बात में दम है, हाँ या ना? सरकार ने कहा यार देख यार तेरी बात गलत नहीं लग रही है, whatever you are saying at this given point of time doesn't seems unreasonable। तो हमने कहा भाई मदद करिए मोदी जी, अब अनरीजनेबल नहीं है तो मोदी जी ने कहा चल भाई मैं तेरे को रिलीफ देता हूं। क्या 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 रिलीफ देते? तो मोदी जी ने कहा रिलीफ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उसके बाद मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। रिलीफ क्या दिया, और कहा कि रिलीफ से पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, क्योंकि तब तक आधा साल भी नहीं गुजरा था। अब जब 15 दिसंबर आ गई तो कल लगभग 8.5 महीने गुजर चुके हैं। तो 15 दिसंबर तक एक ना एक बेटर आइडिया लगी जाता है कि भैया अभी तक मेरा क्या ट्रेंड चला है 8 महीने 8.5 महीने में, तो उस बेसिस पर मैं आगे की इनकम भी कैलकुलेट कर सकता हूं या एस्टिमेट कर सकता हूं। तो सरकार ने जो रिलीफ दिया दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स। और सरकार ने कहा कि जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पेड है, अगर आपका एडवांस टैक्स पेड, ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर आपका एडवांस टैक्स पेड इज मोर देन 12% इन केस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड मोर देन 36% इन केस ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या बोला कि अगर आपने 12% से ज्यादा पे कर दिया, 15 नहीं कर पाए ना, आपने 12% या उससे ज्यादा पे कर दिया तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% पे करना होता है, लेकिन अगर आपने 36% या उससे ज्यादा पे कर दिया तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कोई रिलीफ नहीं है। तो पहले इंस्टॉलमेंट में मतलब आपको 1 लाख रुपए का 12%, 12,000 रुपए तक तो बेयर मिनिमम आपको पे करना चाहिए था। 1 लाख रुपए का 12% आपको 12,000 रुपए तक तो मिनिमम पे करना चाहिए। अगर आपने 12,000 से भी कम पे कर रखा है तो इंटरेस्ट लगेगा। अब मैंने कहा यार 1 लाख का 12% तो 12,000 होता है, और मैंने तो 8,000 ही जमा कराया, तो इन दैट केस क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? हाँ जी गाइस, पहले वाले केस में अब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट इन रुपीस। तो 7,000 रुपए पर 3% लगाया जाएगा गाइस, 210 रुपए होगा। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सरकार ने कहा 1 लाख का 36% भी पे कर दिया तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, जबकि पे तो 45,000 तक हो जाना चाहिए था। अब हमने कहा यस यस, इस वाले केस में हमने कितना पे कर दिया है गाइस? इस वाले केस में हमने कितना पे कर दिया है? वी हैव पेड 36,000 और वी हैव पेड 37,000, तो वी हैव पेड मोर देन द लिमिट। तो क्या इस वाले केस में इंटरेस्ट चार्ज होगा गाइस? नहीं, इस वाले केस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख का 36% 36,000 होता है, एंड द अमाउंट दैट वी हैव ऑलरेडी पेड इज 37,000। नेक्स्ट 13,000 का 3% यहां पर तो आपका निकल कर आएगा 390 रुपए, क्योंकि यहां पर कोई रिलीफ नहीं है, एंड 16,000 का 1% निकल कर आएगा 160 रुपीज। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो 210 प्लस 390 प्लस 160 आपका कितना इंटरेस्ट निकल कर आएगा गाइज? आपका इंटरेस्ट निकल कर आएगा 210 प्लस 390 प्लस 160 निकल कर आएगा 760 रुपीज, 760 रुपए। क्या क्लियर हुआ गाइज? सर 12 या 36% कैसे लिए सर? ये सरकार द्वारा लिमिट दी गई है बेटा, सरकार द्वारा ही लिमिट दी गई है। यहां पर देखिएगा,
relief. If advance tax paid in case of first installment is 12% or more, and in case of second installment is 36% or more, then no interest under this section shall be payable by the assessee. सरकार द्वारा ही लिमिट दी गई। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले सेक्शन पर। ये हम लोगों ने जो इंटरेस्ट निकाला है दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C का इंटरेस्ट है। अब हमने कहा 234B पर आए तो हमने कहा मोदी जी आदत से मजबूर है, इस वाले सेक्शन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है क्या? जैसे इस वाले 234C में आपने पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स में कहा इस वाले में कोई रिलैक्सेशन नहीं है क्या? कह रहे हाँ जी इसमें भी है। अरे बताइए बताइए मोदी जी, तो सेक्शन 234C का क्या रिलीफ और 234B में क्या रिलीफ दिया? इस वाले सेक्शन में रिलीफ दिया कि इफ एडवांस टैक्स पेड, जो आपका पेड है दोस्तों, इफ इट इज मोर देन इक्वल्स टू 90% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब एडवांस टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी थी? 1 लाख रुपए की। इसका 90% होता है कि हमें मिनिमम 90,000 तक पे कर देना चाहिए। लेकिन व्हाट इज द अमाउंट दैट वी हैव पेड? हमने कितना पे कर रखा है दोस्तों? हमने 84,000 तक पे कर रखा है। तो क्या इन दिस केस विल इंटरेस्ट बी चार्ज? क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, हाँ या ना? द आंसर इज यस, इंटरेस्ट विल बी चार्ज इन दिस सिनेरियो। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस, यस और नो? तो क्या यहां पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? जी हां, यहां पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान है गाइस, विच इज जितना आपका डिफॉल्टिंग है गाइस, और डिफॉल्ट आपने कितने का किया है? 16,000 रुपए का डिफॉल्ट किया है। ये 16,000 रुपए का, क्योंकि ये ही 16,000 रुपए आपने कब जाके पे करे थे? 19/7/2026 को। तो 16,000 का 1% फ्रॉम द 1st of April टिल 19th जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून और 19 दिन को भी एक महीना माना जाएगा। 4 महीने का इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो 16,000 इंटू 4%, 640 रुपए का इंटरेस्ट निकल कर आता है। 640 रुपीज का इंटरेस्ट निकल कर आता है अंडर सेक्शन 234B। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, और उसके बाद आप लोग दोस्तों मेरे लिए फिर वी विल रीड आउट द प्रोविजंस गाइस। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 करिए, ओवर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 करिए गाइस, ओवर टू यू। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अंडर बोथ द सेक्शंस, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप लोगों को लिख कर करिएगा गाइस। 4 मिनट का टाइम देता हूं, डू इट गाइस फटाफट। अब इसमें तो 16,000 की टैक्स लायबिलिटी, उसमें से उसने कुछ भी प्रीवियस ईयर में पे नहीं किया गाइस, तो इसमें रिलीफ का तो सवाल ही नहीं उठता गाइस। यहां पर दोस्तों जो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, वो जितने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वही हमारी डेफिशिएंसी अमाउंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं पहले इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो 16,000 का 15% 2,400 रुपए उसे पे करना, उसने कुछ भी पे नहीं किया, तो 2,400 पे 3% पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जो निकल कर आएगा वो 72 रुपीज का निकल कर आएगा। यहां पर देखिएगा ये 72 रुपीज। दूसरे वाले केस में दोस्तों वही 45% उसका 3%, तीसरे वाले केस में 75% उसका 3%, और चौथे वाले केस में 16,000 का 100% उसका पेमेंट। तो ये आपका निकल कर आया दोस्तों 808। और दूसरे वाले का दोस्तों वो तो बहुत ही आसान होता है। 234B इज द इजीएस्ट। 16,000 जितनी डेफिशिएंसी थी 1% फ्रॉम 1st April टिल द मंथ ऑफ पेमेंट, 8 मंथ्स का 1280 रुपए। Everyone clear about it? मजा आया? in order to understand the concept of interest calculation, आइए गाइस अब अपन पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन और करते हुए चलेंगे। कहते हैं इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड, ये अपन 234B कर रहे हैं, मतलब ये 234B कब लगता है? रिले रेस में, बाद में आता है असेसमेंट ईयर में। तो कहते हैं इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन 234B। कहते हैं इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड और द अमाउंट पेड इज लेस देन 90% ऑफ द असेस टैक्स, जो आपने रिलीफ की बात करी थी, तो सरकार ने कहा कि अगर 1 लाख की एडवांस टैक्स लायबिलिटी है
और आपने 90% पे कर दिया, 90,000, 92, 93, 96, 98 ये पे कर दिया, तो हम आपके डेफिशिएंट अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। मिनिमम 90% तो पे कर दिया, मतलब मेजॉरिटी तो आपने पे कर ही दिया है, तो ठीक है, अब 10% का मार्जिन तो हर जगह छोड़ना भी चाहिए। तो कहते हैं इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड और द अमाउंट पेड इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स, then the assessee shall be liable to pay interest at the rate 1% per month or part of the month. सरकार ने क्या बोला? Assessee will be liable to pay interest at the rate 1% or 1% per month or part of the month from 1st April following the financial year till the date of payment. From 1st April following the financial year till the date of payment. Interest shall be calculated on the amount of assessed advance tax minus advance tax received. हाँ जी गाइस, जो डेफिशिएंट अमाउंट है दोस्तों, उस पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, डेफिशिएंट अमाउंट पर वी विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो अपन लोग जानते ही हैं। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, इधर ध्यान से देखिएगा। मिस्टर अरविंद एजेड 64 हैज एन इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 7,80,000 एंड लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. He does not wish to afford default tax regime under section 115 BAC. He paid his entire tax liability on the 25th of July 2026 होना चाहिए, 2026. He will have to pay interest under section 234B of zero amount. Why? Sir, ध्यान से देखिए, एजेड 64 ईयर्स है, सीनियर सिटीजन है, और सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है। A senior citizen having no income under a PGBP is not required to follow the provisions of advance tax, and because he is not required to opt for the provisions of advance tax तो इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है राठी जी, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ए, नील। आइए गाइस, interest for deferment of tax section 234C, interest for deferment of tax section 234C कहते हैं interest is payable under section 234C if an assessee other than an assessee computing income on presumptive basis under section 44AD and 44EDA has not paid advance tax or underestimated advance tax, or there is a deferment मतलब delay of advance tax beyond the due dates. तो सरकार ने इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी बताई है गाइस? कहते हैं the interest liability would be 1% per month for a period of 3 months for every non-payment or deferment, but in case of last installment of 15th March, तो कहते हैं पहले तीन इंस्टॉलमेंट्स में इट विल बी 1% पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, मतलब 3% हो गया ना, क्योंकि 1% पर मंथ फॉर 3 months है, तो दोस्तों 3% हो गया फॉर एवरी नॉन पेमेंट। हाउएवर इन केस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 15th मार्च की लास्ट इंस्टॉलमेंट में द इंटरेस्ट लायबिलिटी वुड बी 1% फॉर 1 month. Interest should be calculated on the amount of advance tax payable up to that date minus the actual tax paid. कोई डेफिशिएंट अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा। रिलीफ में आपको पढ़ा ही चुका हूं दोस्तों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 12% और मोर एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट में 36% और मोर अगर पे हो गया है, देन इंटरेस्ट विल नॉट बी लिवाइड। लास्ट गाइस, ये वाला पॉइंट जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसीलिए मैंने इसको वेट करवा रखा था अभी तक। interest under section 234C. हाँ जी गाइस, फॉर assessee computing income on presumptive basis, अगर आप 44AD एंड 44ADA फॉलो कर रहे हैं, देन इंटरेस्ट लायबिलिटी, आपको मेरे को बताओ 44AD और 44ADA की ड्यू डेट क्या होती है गाइस? ड्यू डेट क्या होती है? इट इज 15th of March ऑफ प्रीवियस ईयर तक आपको 100% ऑफ योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी जमा करानी होती है, एंड दिस इज द ओनली ड्यू डेट। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस गाइस, एवरीबडी, 15th मार्च से लेकर 31st मार्च तक, 31st मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक ही तो आपका दोस्तों 234C है। उसके बाद यहां से 1 अप्रैल से तो आपका 234B अप्लाई करेगा,
क्योंकि रिले रेस में यही बोला है कि 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से 234B विल अप्लाई। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला दोस्तों कि इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर ओनली 1% फॉर 1 मंथ ऑन अमाउंट ऑफ अनपेड एडवांस टैक्स, क्योंकि हमें 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। जैसे हमने नॉर्मल सिनेरियो में भी 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का तो 1% ही लगाया ना। जब 44 AD और ADA की एक ही ड्यू डेट है विच इज 15 मार्च, एंड लेट्स से अगर हमने 15 मार्च तक नहीं पे किया या कम पे किया, तो इन दैट केस दोस्तों फिर 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। Mr. Abhimanyu is a professional following presumptive income under section 44 ADA. His professional receipts were 23 lakhs. Professional receipts कितने की थी दोस्तों? 23 lakhs की थी during the financial year 25-26. He is not following the default tax regime. वो default tax regime follow नहीं कर रहे हैं। He deposited the requisite amount of tax on 23rd May 2026. Interest कितना होगा? अब दोस्तों प्रोफेशनल रिसीट्स, प्रोफेशनल बंदा है, तो आपको याद है दोस्तों व्हाट इज द प्रिजम्पटिव इनकम? प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA। सर प्रिजम्पटिव इनकम होता है सर 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, 50% ऑफ रिसीट्स। तो यहां जो आपकी रिसीट्स हैं वो 23 lakhs हैं, उसका 50% निकल कर आता है 11,50,000, 11.5 लाख रुपीज निकल कर आता है। तो ये आपकी इनकम बनी है गाइस, ये आपकी इनकम बनी है, और इस इनकम पर टैक्स निकालिए, इस इनकम पर टैक्स निकालिए गाइस, 11,50,000 पर टैक्स निकालिए। टैक्स निकल कर आता है 1,63,800, 1,63,800 का आपका टैक्स निकल कर आता है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स रेजाइम, और नॉन सीनियर सिटीजन है। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस एवरीबडी, 234C क्या बोलता है कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जो आपने कब जाके जो जमा कराई है, 23 मई को जाके जमा कराया है, मतलब 15 मार्च तक तो जमा नहीं करवाया, तो इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट 1%। तो 1,63,800 इसका 1% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 1 महीने के लिए फॉर 1 मंथ। तो आपका जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा दैट विल बी 1,638। एंड नेक्स्ट 234B में गाइस जो आपका अमाउंट है एवरीबडी यहां पर देखिएगा कितना है, 1,63,800, 1,63,800, 1%। और आपने कब पे करा है? 1 अप्रैल से 23 मई, मतलब 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा इसमें। तो 1,638 को अगर अपन दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3,276, दिस इज द इंटरेस्ट। कौन सा ऑप्शन है? 1,638, ये नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 234B 3,276, ये मिल गया दोस्तों। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ऑलराइट गाइस, अच्छा एक पॉइंट मेरे को ध्यान आया अभी एक क्वेश्चन करवाते हुए, एक चीज मेरी यहां पर बोलनी रह गई थी, ये वाला पॉइंट, इधर देखिएगा ये वाला पॉइंट। कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड एग्रीकल्चरल इनकम, अगर कोई खेती बाड़ी की भी इनकम है तो याद है दोस्तों जैसी एग्रीकल्चरल इनकम आ जाती है हमारे क्वेश्चन में, क्या हमारे स्टेप्स बदल जाते हैं इन ऑर्डर टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी? क्या हमारे स्टेप्स बदल जाते हैं, हाँ या ना? हाँ सर, हमारे स्टेप्स बदल जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम के साथ वी विल हैव टू अप्लाई दो स्टेप्स जो हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर में सीखे थे, वो 5 से 6 स्टेप्स। तो कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस टैक्स estimated agricultural income of the relevant financial year shall also be included for rate purposes। तो क्या सरकार ने बोला फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस टैक्स, क्या एस्टिमेटेड एग्रीकल्चरल इनकम को भी कंसिडर किया जाएगा? द आंसर इज यस, एस्टिमेटेड एग्रीकल्चरल इनकम को भी कंसिडर किया जाएगा ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ओके, शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड फॉर रेट पर्पसेस। आइए गाइस,
एवरीवन यहां तक पहुंच गए हैं। अब हमारा आखिरी प्रोविजन, छोटा सा प्रोविजन, सरकार ने कहा या हम सरकार के पास गए, सरकार से जाके कहते हैं मोदी जी देखिए भैया थोड़ा ना हमें एडवांस टैक्स में और लॉजिकल होना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं लॉजिकल होना पड़ेगा, इससे ज्यादा और क्या लॉजिकल होंगे, हमने आपको रिलीफ भी दे रखा है दोनों सेक्शन में इंटरेस्ट के। कहते हैं रिलीफ की तो अपनी जगह है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपको अपना घर बेचना होगा तो क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आती है 15 जून, तब आपको क्या पता होगा कि आप 19 दिसंबर को जाके अपना घर बेचेंगे? कह रहे माना हम इतने ज्योतिषी हैं कि हम ये बता दें कि अगला इलेक्शन भी हम जीतेंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी कब बेचेंगे और बेचने पर कितने की बेचेंगे, बेचने पे कितने का फायदा होगा। क्या आप बता सकते हैं? क्या नहीं ना। क्या 15 जून में बैठ के ये बता सकते हैं कि 19 दिसंबर को हम गांव की जमीन बेचेंगे और जमीन बेचने पर इतना फायदा होगा, या 19 दिसंबर को हमने ये प्रॉपर्टी बेचेंगे शहर की और प्रॉपर्टी बेचने पर इतना फायदा होगा और उसका इतना टैक्स बनना चाहिए? क्या आप ये बता सकते हैं कि 12 फरवरी को आपकी लॉटरी लगेगी? आप पहला इंस्टॉलमेंट की डेट पर क्यों बैठा? क्योंकि मेरे को पहले इंस्टॉलमेंट को जाके पे करना है। बट देयर आर सर्टेन इनकम्स विच आर प्रैक्टिकली नॉट दोस्तों आइडेंटिफिएबल। They can only be identified. They can only be identified once you have that income, once you earn that income. ये इनकम दोस्तों कभी भी पहले से आइडेंटिफाई नहीं करी जा सकती। एवरीबडी बहुत लॉजिकल कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो इन दैट केस व्हाट डिड द गवर्नमेंट से? कहते हैं एडवांस टैक्स इज पेबल, एडवांस टैक्स इज पेबल ऑन टोटल इनकम which includes capital gains, lotteries, etc. But it is practically impossible to estimate capital gains income from lotteries, PGBP income arising for the first time. ये practically impossible है दोस्तों कि आप इसको दोस्तों क्या करें, estimate कर सके। कैपिटल इनकम, लॉटरी इनकम, पीजीबीपी इनकम अराइजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स से अगर किसी ने बिजनेस ही चालू किया फ्रॉम द 1st of December, और अगर किसी ने बिजनेस चालू किया 1 दिसंबर से मार्च तक और उसने 4 महीने में 25 लाख रुपए कमाए बिजनेस से, अब 25 लाख पर जो टैक्स निकला, मोदी जी कहते जाइए 15 जून को आपने जमा नहीं करवाया। अरे हम कह रहे हैं अरे 15 जून को तो बिजनेस ही नहीं था। कह रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। कह रहे हैं मतलब कैसे मतलब नहीं है? कैसे मतलब नहीं है मोदी जी? 15 जून 15 सितंबर को तो हमारा बिजनेस ही नहीं था। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू पे इंस्टॉलमेंट? हमारे दिमाग में 15 जून को आइडिया ही नहीं था ऑफ एनी बिजनेस। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत बेसिक कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट है। समझना जरूरी है कि कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट, जिनको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस सरकार ने कहा कि जब ये इनकम अराइज हो, जब भी ये इनकम अराइज हो और इस इनकम के अराइज होने की वजह से आपकी एडवांस टैक्स में चेंज आ जाए, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना है? जो आपका एडवांस टैक्स में चेंज आया वो आप रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दीजिएगा। अगर आप रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देते हैं तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। और अगर आपका ये जो एक्टिविटी हुई ये चारों इंस्टॉलमेंट्स निकलने के बाद हुई, लेट्स से आपने प्रॉपर्टी बेची 20 मार्च को, आपको कैपिटल गेन्स हुए 25 मार्च को, 28 मार्च को कोई लॉटरी लग गई, तो ये इनकम अगर आपकी 15 मार्च के बाद हुई है तो आप 31 मार्च तक जाकर जमा करा दीजिए। कब तक जाके जमा करा दीजिए? 31 मार्च तक जाकर जमा करा दीजिए। अगर आप 31 मार्च तक जमा करवा देते हैं तो इन दैट केस वी विल नॉट बी चार्जिंग इंटरेस्ट, हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ऑलराइट गाइस, इधर देखिएगा गाइस, कहते हैं therefore in such cases it is provided that if any such income arises after the due date of any installment, if any income arises after the due date of any installment, then the entire amount of tax payable on such income shall be paid in the remaining installments of advance tax which are due. ये कब पे हो जाने चाहिए दोस्तों? रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स विच आर ड्यू। बट इफ सच इनकम इज अर्न्ड आफ्टर 15 मार्च, अगर 15 मार्च के बाद इनकम हुई है,
द एंटायर टैक्स शुड बी पेड बाय 31st मार्च। एंटायर टैक्स कब तक पे कर देना? 31st मार्च तक पे कर देना ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। If the entire amount of tax is so paid, no interest on late payment shall be charged. अगर आपने एंटायर अमाउंट पे कर दिया दोस्तों बाय द 31st ऑफ मार्च, तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? लेट्स से दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में दे दूंगा। एग्जांपल करवा देता हूं। लेट्स से अगर दोस्तों एक इंसान है जिसका नाम श्री राठी है, मैं आपका होस्ट हूं दोस्त। मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी लेट्स से निकल कर आती है 2 लाख रुपए की, जो मैंने एस्टिमेटेड इनकम पर निकाली थी। अब इस बेसिस के हिसाब से 15 जून को जाकर मेरे को कितना पे कर देना चाहिए था दोस्तों? मेरे को 15% पे कर देना चाहिए था। तो 15 जून का 15% कितना निकल कर आता है? 30,000 रुपीज तक पे कर देना चाहिए था। उसके बाद 15 जून के बाद कितना आता है? 15 सितंबर, ये मैंने को 45% यहां पर पे कर देना चाहिए था। तो ये कितना निकल कर आता है? 90,000 रुपीज। अब मैंने यहां तक पे कर भी दिया गाइस, मैंने पहले 30,000 पे कर दिया, फिर 60,000 और पे किया, तो टोटल 90,000 हो गया। नाउ लेट्स से गाइस ऑन 10th October guys, 10th October 2025 I sold my jewelry guys, मैंने ज्वेलरी बेची, और ज्वेलरी बेचने के बाद मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं दोस्तों ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं। तो सरकार ने क्या बोला दोस्तों कि जो आपके 5 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं, अब आप इस पर अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालिए, विच इज कमिंग आउट टू बी 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी पे 12.5% लगता है। 5 लाख का 12.5% निकल कर आता है 62,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा गाइस, लेकिन अब होगा क्या, जो आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये वाली बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाली, उसमें मैं पहले 62,500 जोड़ूंगा और फिर मैं 4% और लगाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं गाइस, यहां पर मैं सिंप्लिसिटी रख रहा हूं। लेट्स से दोस्तों मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इग्नोर कर रहा हूं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब मेरी रिवाइज्ड, ध्यान से देखिएगा, रिवाइज एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? 2 लाख की तो चली रही थी, 62,500 और हो गई। तो अब मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितने की हो गई? 2,62,500 की हो गई। तो सरकार कहती है दोस्तों बाय 15th दिसंबर कितना परसेंट पे हो जाना चाहिए? 75% पे हो जाना चाहिए। तो आपका निकल कर आएगा दोस्तों 2 लाख रुपए, 2,62,500 इंटू 75% निकल कर आएगा। जो आपको अगला इंस्टॉलमेंट पे करना है गाइस, वो इसका 75% 1,96,875 तक पे करना है। तो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 90,000 रुपए तक पे कर चुके हैं, अब आपको 1,96,875 तक जाना है, तो आपको 1,06,875 और पे करना चाहिए, क्योंकि आपकी अब टैक्स लायबिलिटी रिवाइज हो गई है बिकॉज ऑफ एन इनकम विच वाज अर्लियर नॉट एस्टिमेबल। तो इन दैट केस अगर आपने जाकर ये अमाउंट दे दिया, अगर आपने जाकर ये वाला अमाउंट पे कर दिया या यहां तक पे कर दिया, तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रोविजन इज। एंड लास्ट गाइस, आपका 100% आपको कब तक पे कर देना चाहिए गाइस? आपको 15th मार्च तक 100% पे कर देना चाहिए गाइस। तो 2,62,500 का 100% निकल कर आता है 2,62,500। ये आपको अमाउंट पे कर देना चाहिए एवरीवन। तो आप 196,875 तक तो पे कर चुके हैं, अब आपको इतना अमाउंट और पे कर देना कि आप 2,62,500 तक पहुंच जाओ। मतलब आपको 65,000, यहां पर 65,625 रुपीज और पे कर देना, हमारा फाइनल रिवाइज टैक्स लायबिलिटी तक पहुंच जाना चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट
ऑफ फ्यू इनकम्स विच आर नॉट आइडेंटिफेबल, तो सरकार ने कहा जब ये आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद आप बचे हुए इंस्टॉलमेंट्स में उनका इफेक्ट दिखा दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट गाइस, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। इसी से जुड़ा हुआ अभी मैं क्वेश्चन बैंक में भी करवाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 7 पहला क्वेश्चन दोस्तों जो होमवर्क में जा रहा है। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट को दोस्तों राउंड ऑफ करा, प्रिंसिपल अमाउंट को राउंड ऑफ करा जाएगा दोस्तों फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकाला जाता है ऑन द डेफिशिएंसी, राइट। तो अगर आपका डेफिशिएंसी अमाउंट में आखिरी में 2 0 0 नहीं है, 2 0, यहां 1 0 नहीं है, 2 0 नहीं है, तो आप आखिरी 2 नंबर को काट के 0 0 कर देना। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहता है एज पर रूल 119A द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ 100। नॉर्मली क्या लिखा होता है दोस्तों, द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी राउंडेड ऑफ इन नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। लेकिन यहां पर दोस्तों इन्होंने दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या होता है दोस्तों, कि जो पास वाला होगा। लेट्स से अगर अपन नॉर्मली देखें तो 52,489 के पास वाला 100 कौन सा है, इट इज 52,500। 11 रुपए ही जोड़ते ही 52,500 आ जाएगा। लेकिन बिकॉज द वर्ड नियरेस्ट इज नॉट यूज, वी विल नॉट कंसिडर 52,500। दे आर सेइंग मल्टीपल्स ऑफ 100। तो इन केस ऑफ दैट आपको आखिरी 2 नंबर को हटाकर 0 0 कर देना, बस बात खत्म। आखिरी 2 नंबर्स को हटाकर कितना कर देना, 0 0। एंड or for any purpose any fraction of 100 shall be ignored. For example, 52,489 shall be rounded as 52,400. Everyone clear about it? कैसा लगा chapter guys? In the first 1 hour 30 minutes we have taken care of the chapter guys, and now we are gonna solve out some really good questions guys. आ जाओ, आज कोई ब्रेक नहीं दे रहा हूं दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चंस करने के बाद मैं छुट्टी ही दे दूंगा। ऑलराइट गाइस, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों कह रहे हैं द एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ KLM Limited is 2 lakh rupees. The company earned 1 lakh rupees as long-term capital gains on sale of property on 19/10/2025. Compute the advance tax payable in installments by the company assuming 11,000 has been deducted at source during the previous year 2025-26. Assume rate of tax for KLM Limited to be 30%. अब in this scenario guys, in this case सरकार ने क्या बोला, सरकार ने कहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितने की है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम इज 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख रुपीज पर फॉर अ कंपनी दोस्तों व्हाट इज द टैक्स, कंपनी है दोस्तों KLM लिमिटेड और उन्होंने क्वेश्चन में बता भी दिया 30%। तो आपने तो 2 लाख रुपए का 30% निकाला होगा विच विल कम आउट टू बी 60,000 रुपीज, और इस पर आपने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ा होगा तो 62,400 रुपीज निकल कर आएगा। आया ना। हमें तो नहीं पता ना पहले दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे, क्या आपको दोस्तों पहले दिन पता होता है? नहीं, ये तो जाके 19 अक्टूबर को पता चला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब इधर ध्यान से देखिएगा, तो हमारे हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो 62,400 बनती थी। इसमें से हमने टीडीएस माइनस किया, टीडीएस माइनस किया जाता है इन ऑर्डर टू अराइव एट द फाइनल एडवांस टैक्स लायबिलिटी 11,000 का, तो 51,400 रुपीज आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं दोस्तों, 15 जून तक आपको पहला इंस्टॉलमेंट पे करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 51,400 का 15% आपका निकल कर आता है 7710। दूसरा 15 सितंबर तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट 51,400 इंटू 45% 23,130। अब दोस्तों अब इधर ध्यान से देखिएगा,
हुआ यूं कि 1 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गए दोस्तों ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? सर इट इज 12.5%। करेक्ट। यहां पर इंडेक्सेशन की बात मत करना क्योंकि कंपनी है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, वैसे नहीं मिलता। तो 1 लाख का 12.5% आपका कितना निकल कर आता है? 12,500 रुपए। तो अब यहां पर मैं ऊपर कर रहा हूं दोस्तों रिवाइज टैक्स लायबिलिटी। वो कितना आया? 60,000 पहले वाला था 60,000 रुपए प्लस 12,500 12,500, तो निकल कर आता है दोस्तों 72,500। और इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC ऐड कर देंगे @4%। तो 72,500 का 4% निकल कर आता है 2,900 प्लस इक्वल्स टू 75,400। 75,400। अब मुझे बताइए इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, ये आपकी रिवाइज टैक्स लायबिलिटी आ गई है। अब इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पे होना चाहिए? थर्ड इंस्टॉलमेंट्स तो 75,400 का 75% निकल कर आता है 56,550। 56,550 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट निकल कर आता है गाइस 75,400। समझ में आया गाइस? तो आपसे यही पूछा है कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, कितना उसे, अरे सॉरी एक गड़बड़ हो गई, मैंने टीडीएस तो माइनस ही नहीं किया। टीडीएस भी तो माइनस करना है। 11,000 रुपए का टीडीएस कटा है, वो तो आपके हमेशा दोस्तों माइनस होता है ना 11,000 रुपए। तो 75,400 माइनस 11,000 रुपए 64,400 रुपीज आया। 64,400 और इसे आप इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना आया गाइस? 0.75 48,300 48.3 के। और आखिरी दोस्तों फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने का आया? फोर्थ इंस्टॉलमेंट तो 100% होता है, तो दैट विल बी 64,400। क्या समझ में आया गाइस? ये देखो पहला इंस्टॉलमेंट 7,710,23,130 ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 48,300 जो हमने ऊपर निकाला, और चौथा 64,400। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वाला है, ये भी मैं करवाता हूं, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करने दूंगा। द प्रोटोकॉल पहले 2-3 क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, फिर एक एक क्वेश्चन करके मैं टाइम लिमिट देता हूं आप लोगों को। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं डीएलएफ लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, फिर से एस्टिमेटेड इट्स टैक्स पेबल टू बी 5 लाख रुपीस फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 एंड हैज पेड एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली। 5 लाख का उन्होंने एस्टिमेटेड किया था और 5 लाख के बेसिस पर उन्होंने पे भी कर दिया। 15%, 45%, 75%, 100% उन्होंने पे भी कर दिया। बट द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी was found to be 5,50,000 एंड द डिफरेंस जो था वो 17/12/2026 में जाकर पे हुआ। कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, 234C हमारा प्रीवियस ईयर में लगता है। प्रीवियस ईयर 2025-26 में वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। इसमें आपके 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं गाइस, और वो 4 इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होते हैं गाइस विद 15th जून। 15%, 15th September 45%, 15th December 75%, and 15th March 100%। अब दोस्तों आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी,
एडवांस टैक्स लायबिलिटी 5,50,000 के हिसाब से निकालेंगे तो 5,50,000 का 15% निकालते हैं तो निकल कर आता है 82,500। दूसरा इंस्टॉलमेंट निकल कर आता है 2,47,500। तीसरा इंस्टॉलमेंट निकल कर आता है 4,12,500 रुपए और चौथा इंस्टॉलमेंट निकल कर आता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस। ऑलराइट गाइस, नाउ एवरीवन, ये आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ गई। एडवांस टैक्स पेड हमने 5 लाख के हिसाब से पे किया है तो 5 लाख का 15% 75,000। दूसरा 2,25,000। तीसरा 3,75,000 और चौथा आखिरी तो 5,50,000 होना चाहिए ना फिर। हाँ, ये 5,50,000 होना चाहिए, गलती से दोस्तों मैंने वो लिख दिया 5,50,000 और चौथा यहां पर जो हमने पे करना है 5 लाख रुपए जो हमने पे किया है। तो डेफिशिएंसी कितने की आई गाइस? 82,500 minus 75,000, 82,500 minus 75,000, 7,500, 7,500। इधर कितने की आई? 247,500 माइनस 225, 22,500, 22,500। इधर कितने की है? 412,500 माइनस 375 निकल कर आई 37,500 और इधर आई 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। अब अगर आपको याद हो दोस्तों, नहीं तो मैं याद करा देता हूं, पहले 2 इंस्टॉलमेंट में रिलीफ था। सरकार ने कहा था कि अगर जो भी आपकी एडवांस टैक्स फाइनल लायबिलिटी निकल कर आया उसका अगर आपने 12% या उससे ज्यादा का पे कर दिया इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 5,50,000 का 12% या उससे ज्यादा का पे कर दिया है गाइस, मतलब 66,000 से ज्यादा का पे कर दिया है, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C पहले इंस्टॉलमेंट में नहीं लगेगा क्योंकि 66,000 या उससे ज्यादा का पे करना चाहिए था जो हमने पे कर दिया। दूसरा इंस्टॉलमेंट 1,98,000 या उससे ज्यादा का पे करना चाहिए था, हमने 2,25,000 पे कर दिया, तो पहले 2 इंस्टॉलमेंट में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तीसरे इंस्टॉलमेंट में कोई रिलीफ नहीं था, तो तीसरे इंस्टॉलमेंट में 37,500 का 3% 1125 आएगा, 1125। और चौथे इंस्टॉलमेंट में 1% 50,000 का 1% 5,000 रुपए, 50,000 का 1% 500 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपका निकल कर आएगा दैट विल बी 1625, 1,625 रुपए निकल कर आएगा। दैट विल बी योर टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। नाउ कमिंग ऑन टू 234B। 234B कब से चालू होगा दोस्तों? 234B विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू जब आपने पे किया है 17/12/2026। सर क्या हुआ सर? ये लगेगा ही नहीं, क्यों सर? यहां पर भी तो रिलीफ था, 90% या उससे ज्यादा पे कर दिया। तो अगर आप 5,50,000 का 90% निकाले तो निकल कर आएगा 4.95 लाख और आपने 5 लाख पे कर दिया। सर आपने 90% से ज्यादा पे कर दिया है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B भी अप्लाई नहीं होगा। आइए गाइस, इधर देखिए, पहला वाला केस आपका 1625 और दूसरा वाला 234B 90% से ज्यादा पे कर दिया है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B शैल नॉट अप्लाई। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? ओहो, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये वाला आप क्वेश्चन करिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगेगा गाइस। You're gonna spend some time in solving out this question. It's gonna take 8 minutes. 8 मिनट लगेंगे गाइस। करिए गाइस इस क्वेश्चन को। अच्छा, वो पहला इंस्टॉलमेंट ही 15 सितंबर का है ना? तो 15 जून वाला तो जितना भी हमने पे ही नहीं किया। अब दोस्तों बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी
गिफ्ट ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम अ फ्रेंड, गिफ्ट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड से दोस्तों जो मिला है वो आपके लिए क्लब नहीं होगा, मतलब वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव से मिला है। एग्रीकल्चरल इनकम, तो आपके दोस्तों नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 17 लाख रुपए की है, 17 लाख रुपीस की, जबकि एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख रुपए की है। तो आप लोगों ने स्टेप्स लगाए। स्टेप नंबर 1 आप लोगों ने टैक्स कंप्यूट करा ऑन 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए पर। फिर स्टेप नंबर 2 आप लोगों ने टैक्स कंप्यूट किया ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम एज इफ दिस इज द टोटल इनकम। तो इन दैट केस दोस्तों आप लोगों का टैक्स लायबिलिटी निकला स्टेप नंबर 1 एंड 2 में। उसके बाद दोस्तों जब आपने माइनस किया, उसके बाद जब आपने माइनस किया दोस्तों, तो माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आया, माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आया दोस्तों, वो क्या आया? एवरीबडी हैज टू आंसर मी। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में आपने हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ ना तो रिबेट का बेनिफिट है, ना कोई सरचार्ज वगैरह है, ना कोई स्पेशल इनकम है। आप लोगों ने दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दिया, तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई। ये देखिएगा गाइस, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई दैट इज 4,05,600। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है जो आपको जाकर जमा करवाना है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। अब आपने कितना जमा करवाया है? 30,000, 50,000 और 60,000, मतलब 30,000 और 50,000 भी अलग से जमा नहीं करवाए। पहले तो 30,000 जमा करवाए, फिर उसके बाद आपने प्लस 20,000 रुपीज जमा करवाए, और उसके बाद आपने प्लस 10,000 रुपीज जमा करवाए। मतलब इतना कमाई कर रहे हो और एडवांस टैक्स के नाम का कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो भाई साहब इधर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स वाज पेड ऑन 10th अक्टूबर। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, आपका 234C का भी इंटरेस्ट है, 234B का भी इंटरेस्ट है। तो आपने 4,05,600 के अपने चारों इंस्टॉलमेंट्स करे, 15%, 45%, 75%, 100%। उसमें से जितना आपने टैक्स पे किया, पहले इंस्टॉलमेंट में कुछ भी पे नहीं किया था, फिर बाकी में जो पे किया वो माइनस कर लिया। आपका डेफिशिएंसी अमाउंट निकल कर आया 60,840, 1,52,520, 254, 200 एंड 345, 600। यहां पर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि जब इंटरेस्ट निकालने की बारी आती है तो वी विल हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट है उसके आखिरी 2 नंबर 00 होने चाहिए। तो पहले और दूसरे इंस्टॉलमेंट में मेरे को नजर आ रहा है कि जो डेफिशिएंसी उसमें 00 नहीं है, एक में 40, एक में 20 है, इधर 00, इधर 00। तो इधर निकल कर आता है 60,800, 152,500, फिर निकल कर आता है 254, 200 एंड 345, 600। ये तो है ही। इंटरेस्ट रेट कितना है? 333 एंड 1%, 333 एंड 1%। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C आपका कितना निकल कर आया? पहले वाले केस में 1824, दूसरे वाले केस में 4575, तीसरे वाले केस में 7626 एंड 3456। ये बस आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया और टोटल निकाल दिया। ये आपका निकल कर आया इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। अब 234B पर पहुंचे तो जो हमारा डेफिशिएंट अमाउंट है विच इज 3,45,600 जो आपने पे नहीं किया है, ये 3,45,600 का 1% फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 10th अक्टूबर, मतलब 7 महीने का इंटरेस्ट। तो ये देखिए, ये 4,05,600 माइनस 60,000, तो वही 345,600 आया, उसका 1% फॉर 7 months 24,192। दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन गाइज इन द एंटायर चैप्टर, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम के साथ आप लोगों ने वो एग्रीकल्चरल इनकम वाले स्टेप्स अप्लाई करे, फिर जो आपके एडवांस टैक्स लायबिलिटी आई उसको आपने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू दोस्तों द इंस्टॉलमेंट्स एंड परसेंटेजेस, उसमें से डेफिशिएंट अमाउंट निकाला और डेफिशिएंट अमाउंट को भी राउंड ऑफ किया। समझ रहे हैं गाइस? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब दोस्तों वैसा सा ही क्वेश्चन है, इसमें फिर एग्रीकल्चरल इनकम है दोस्तों, मगर इस वाले क्वेश्चन में दे आर नॉट आस्किंग यू टू कंप्यूट the interest, they are just asking you to compute the advance tax payable, and he has decided to opt for the default tax regime। तो guys एक बार कर लेते हैं guys, what do you guys suggest? क्या अगर ऑप्ट कर रहा है फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम तो करोगे गाइस? 5 मिनट देता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाले जनरली क्वेश्चंस अपन कम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया तो व्हाई टू मिस इट। फटाफट करिए गाइस, 5 मिनट, ओवर टू यू। कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल, अगर ये क्या ऑप्ट कर रहे हैं, ही इज ऑप्टिंग फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है।
रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गाइस, तो रेंट इंटू 12 किया तो निकल कर आया 4.8 लाख रुपीस। रेंट वर्ड यूज किया गया है, तो इसमें से अब आप 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे गाइस। 4,80,000 में से 30% माइनस होगा, निकल कर आता है 3,36,000। 3,36,000 आपका निकल कर आता है। उसके बाद इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहां तक तो दोस्तों आपका क्या निकल कर आएगा, यहां तक आपका निकल कर आएगा जीटीआई, क्योंकि उसके बाद वाली एग्रीकल्चरल इनकम ये किसी इनकम में नहीं जोड़ी जाती गाइस। तो आपका 3,36,000 प्लस 12,60,000 प्लस 18,000 रुपए, तो आपकी जीटीआई निकल कर आई गाइस। जीटीआई 16,14,000, 16,14,000 रुपीज निकल कर आई। एग्रीकल्चरल इनकम तो वो स्टेप्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में काम आएगा, अभी कोई इसका रोल नहीं है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ 80C में डिडक्शन मिलती है, बट क्योंकि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहा है, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो यही आपकी टीआई टोटल इनकम बन जाएगी, जिसे अपन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे, एनएआई। एनएआई को एग्रीकल्चरल इनकम से दोस्तों आप ट्रीट करेंगे वो पांचों स्टेप्स, क्योंकि 5,000 से ज्यादा की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है, और एग्रीकल्चरल इनकम 1,70,000, 5,000 से ज्यादा की है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला, आपका वो अप्लाई होगा, स्टेप्स अप्लाई होंगे, और जो स्टेप्स अप्लाई करोगे उसमें से जाकर आप अपना टीडीएस माइनस कर लेना। लास्ट में जाके जब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा, उसके बाद जाके टीडीएस माइनस कर लेना, दैट विल बी योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ऑलराइट गाइस, इधर देखिएगा 16,14,000 और 1,70,000 मिला के 17,84,000 रुपीज आया, उस पर टैक्स निकला। फिर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और 1,70,000 पे टैक्स निकला। हमने सब जोड़ जाड़ के, मतलब स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किया, उसमें से दोस्तों हमने अपना टीडीएस माइनस कर लिया, और 82,232 हमारा अमाउंट निकल कर आया, और उसमें उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट मल्टीपल। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर, मैंने एक आपको इधर 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, 3 करवा दिया, 4 करवा दिया, 5 दोस्तों पीवाईक्यू नवंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोल रहा है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन 234A अभी आपको निकालने नहीं आएगा, ये आपका रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, आरओआई वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। बाकी 234B एंड C आप लोग निकालेंगे, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद दोस्तों ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम से जुड़ा हुआ है गाइस, तो ये वाला कर लीजिए गाइस, 4 मिनट देता हूं गाइस। प्रिजम्पटिव इनकम से जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। 4 मिनट्स ओवर टू यू राइट नाउ। Mr. Ayansh, aged 50 years, a resident individual, is a dealer of garments. During the previous year 2025-26, total turnover of his business was 105 lakhs, out of which 15 lakh was received by account paid check and the balance in cash. Mr. Ayansh does not opt to pay tax as per the provisions of section 115 BAC. अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 15 जो अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं याद दिला देता हूं, जो आपको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मिलता है, जैसे 15 लाख रुपए, इसका 6% आपका प्रिजम्पटिव इनकम होता है, और बैलेंस जो कैश में है उसका 8% प्रिजम्पटिव इनकम होता है। तो आउट ऑफ 105 लाख अगर 15 लाख रुपए आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो 15 लाख का दोस्तों 6% निकल कर आएगा 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए, और बचा हुआ दोस्तों आपका जो कैश का है वो आपका निकल कर आएगा 90 लाख रुपीज, उसका 8%, तो 9 8 72, 7.2 लाख रुपीज। तो टोटल जो आपकी इनकम निकल कर आएगी दैट विल कम आउट टू बी 8.1 लाख रुपीज। अब 8.1 लाख रुपीज पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहा है, कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी, नॉन सीनियर सिटीजन है, 3,10,000 का 20% प्लस 12,500, 74,500 इंटू 1.04, 77,480, 77,480 ये आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी। और ये उसे कब तक जमा कराना है दोस्तों, ये इसके लिए एक ही इंस्टॉलमेंट है, ओनली वन इंस्टॉलमेंट गाइस, वन इंस्टॉलमेंट, और वो आपको कब तक जमा कराना है गाइस, बाय 15th of March।
of assessment year of 15th March of previous year. ये गाइस देखिए 15 मार्च तक जमा कराना है। ऑलराइट गाइस, बस अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको और परेशान कर सके गाइस। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी क्वेश्चन। यहाँ पर एक PYQ में 2 नंबर में क्वेश्चन आया था कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे एडवांस टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 2 लोग हैं, या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम की हो, क्योंकि 10,000 और मोर होने पर आपको एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। और दूसरा, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आप कौन है दोस्तों, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 years or more, 60 years or more at any time during the previous year and having no income from PGBP। दोस्तों बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला कि भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। प्रिजम्पटिव मतलब आपको दोस्तों एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग नो इनकम अंडर हेड PGBP। गाइस एक क्वेश्चन मैंने ऊपर होमवर्क में दिया था, एक क्वेश्चन मैं यहां पर होमवर्क में दे रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। एक ही मैंने अभी दिया था ना होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 इंटरेस्ट वाला, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है। दैट्स इट दोस्तों, 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा और इसके दोस्तों कुछ MCQs कर लीजिएगा। वो MCQs मैं आपको बता देता हूं कहां से लेकर कहां तक। दोस्तों आप लोग कर सकते हैं 17 से लेकर 23 तक, या 16 से कर लेना, 16 से। प्रिजम्पटिव इनकम वाला फॉर ऑपरेटर कितने इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स पे करता है? छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है, जिसका आंसर है, लेकिन फिर भी आपको याद आ जाएगा। मजा आया गाइस? एवरीवन, डिड यू गाइस एंजॉय द चैप्टर? चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।